पल्लवन के प्रमुख तत्व। श्रेष्ठ पल्लवन का अपना अंदाज और अपनी शब्दावली होती है। यदि इन बातों को ध्यान में रखा जाए तो पल्लवन बहुत अच्छा बन सकता है। पल्लवन के तथ्य इस प्रकार हैं। पहला, प्रभावी भाषा। पल्लवन की भाषा इतनी प्रभावशाली होना चाहिए कि पाठक के सिर पर जादू की तरह असर करे। सरल सहज भाषा पल्लवन को मोहक रूप देती है, भाव और कथ्य को संप्रेषणीय बनाती है, पाठक और पल्लवनकर्ता के बीच सेतु का निर्माण करती है। आसपास की और बोलचाल की भाषा का प्रयोग पल्लवन के प्रति पाठक की रुचि निरंतर बनाए रखता है। दूसरा, उचित शब्दों का प्रयोग। सुंदर वाक्य रचना और शब्द विधान से बेतरतीब पल्लवन भी सुंदर बन सकता है। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। पल्लवन को जीवंत और प्राणवान बनाने में शब्दों का बड़ा महत्व है। अतः पल्लवन में उपयुक्त और सटीक शब्द चयन का निरंतर ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, कलात्मकता। पल्लवन करते समय जीवन के उपेक्षित अंशों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जीवन के राग विराग, हर्ष विषाद, कामनाएं, प्रार्थनाएं, सुख दुख और पश्चाताप, इन सभी पक्षों का मुक्त मन से चित्रण अंकन होना चाहिए। चौथा, सुगठन। पल्लवन में बिखराव नहीं होना चाहिए। भाषा की शिथिलता बिखराव पैदा करती है। पल्लवन गठा हुआ, सुचिंतित, मनोयोग पूर्वक लिखा हुआ होना चाहिए। शब्दों का बेढब और अस्वाभाविक प्रयोग पल्लवन के प्रति अरुचि पैदा करता है। अतः विचारों के सतहीपन और अप्रासंगिकता से बचना चाहिए। पांचवा, भाव पल्लवन और भाषा। कोई भी विधा हो, लेखक का शब्द भंडार विशाल होना चाहिए। शब्दों के अर्थ संबंधी गहराइयों की जानकारी से लेखन कार्य में बहुत मदद मिलती है। शब्द कई तरह के होते हैं। समानार्थक और भिन्नार्थक शब्दों का सही ज्ञान होने से पल्लव बहुत सरल हो जाता है। संस्कृत निष्ठ और कठिन शब्दों का प्रयोग अधिक अंक बटोरने में सहायक होता है। इस स्रोत धारणा या भ्रांत धारणा के कारण कई बार विद्यार्थी अनुप्रयुक्त शब्दों का प्रयोग कर बैठते हैं, जिससे उन्हें हानि होती है। अतः अच्छे शब्दकोश के बार बार प्रयोग से विद्यार्थी अपनी शब्द सामर्थ्य बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। इसके लिए पत्र पत्रिकाओं और साहित्यिक कृतियों का नियमित अध्ययन न केवल सहायक होता है, वरन व्याकरण संबंधी नियमों की जानकारी भी पुष्ट करता है। भाषा सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत होनी चाहिए, जिसमें शिष्ट और सर्वमान्य शब्दों का प्रयोग किया गया हो। सरल शब्दों और बाजारू शब्दों के अंतर को भली भांति समझ लेना चाहिए, क्योंकि बाजारू शब्दों का प्रयोग शिष्ट साहित्य में ग्राह्य नहीं है। बोलचाल के शब्दों के प्रयोग से विषय वस्तु को समझना सरल हो जाता है और भाषा में सुबोधता आ जाती है। छठवां, विषय के अनुकूल मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग। विषय के अनुकूल मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करने से भावों के विस्तारण में मदद मिलती है और विचारों की गहराइयाँ स्पष्ट हो जाती हैं। यथास्थान प्रासंगिक घटनाओं का प्रयोग करने से कथन की पुष्टि होती है, लेकिन विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी भाषा के लिखित रूप में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां मान्य नहीं हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा वर्तनी संबंधी नियमों की पत्रिका का अवलोकन करना उपयोगी होगा। यह देखा गया है कि अनुस्वार और अनुनासिक चिन्हों के प्रयोग में विद्यार्थी असावधानी बरतते हैं। हिंदी में इन चिन्हों का विशेष महत्व है और इस क्षेत्र में लापरवाही और अज्ञानता क्षम्य नहीं है। इसी प्रकार वाह और बा का अंतर भी समझना अनिवार्य है, क्योंकि वाह और बा
अपना पृथक अस्तित्व रखते हैं। इन दोनों व्यंजनों को एक मानकर चलने की स्वीकृति किसी भी स्थिति में नहीं दी जा सकती। यदि इसे मान्य किया जाए तो इसे भाषा संहार ही कहा जाएगा। इसी प्रकार शा, शा और सा के प्रयोग में भी बहुत त्रुटियां देखने को मिलती है। तालव्य, मूर्धन्य सा और दंत्य सा के प्रयोग में सावधानी अत्यंत आवश्यक है। इनका सही प्रयोग वांछित है। विराम चिन्ह की अवहेलना भी यत्र तत्र पाई जाती है। यह तो निर्विवाद है कि विराम चिन्ह का उचित प्रयोग न होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अतः लेखन कार्य में केवल मान्यता प्राप्त विराम चिन्हों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। पत्र पत्रिकाएं और मीडिया मनमाने ढंग से विराम चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं। यह परंपरा अनुकरणीय नहीं है। इससे भाषा में सुधार नहीं होता बल्कि अराजकता आ जाती है। पल्लवन का विस्तारण या महत्व या पल्लवन के विस्तारण का महत्व एवं उपयोगिता। इस उत्तर आधुनिकता के दौर में जैसे जैसे सूचना तकनीक आगे बढ़ रही है, पल्लवन या विस्तारण के सामने नई नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। अतः ऐसी स्थिति में स्वस्थ एवं पठनीय पल्लवन के लिए पल्लवनकर्ता को बेहद चौकन्ना रहना पड़ेगा। तभी उसके द्वारा किया गया पल्लवन श्रेष्ठ और बड़े कलेवर का बन सकता है। वस्तुतः पल्लवन बहुत सरलता से संपन्न हो जाने वाला कार्य नहीं है। इसके लिए कठिन बौद्धिक वर्जिश और अभ्यास जरूरी होता है। पल्लवन में जीवन के रंग बिरंगे गतिमान दृश्य से लेकर गहन सन्नाटे तक बुने जाते हैं। जीवन की छोटी बड़ी हर हलचल, संवाद, सहकार, संगत, ये सभी पल्लवन के अंग बनते हैं। दरअसल पल्लवन प्रक्रिया से छोटे छोटे प्रसंग बड़े आकार ग्रहण करते हैं। पल्लवनकर्ता अपने विवेक और समझदारी से उनका विस्तार करता है। कोने अंतरे में दब गए सूक्ष्म प्रसंगों को पुनर्जीवित करता है। भाषा के प्रवाह से उन्हें सुंदर स्वरूप देता ढालता है। पल्लवन में सारे तथ्य शीशे की तरह साफ और स्पष्ट होते हैं। कार्यालयों में प्रारूप तैयार करते समय पल्लवन विधि की सहायता ली जाती है। कुल मिलाकर प्रशासनिक हिंदी के संदर्भ में विस्तारण प्रविधि कार्यालयों में विशेष योजनाओं कार्यक्रमों को लागू करने से पहले कर्मचारियों के भाव और विचार जानने के लिए अत्यंत उपयोगी प्रक्रिया है। संक्षिप्त नियमों को और अधिक बोधगम्य बनाने के लिए भी मिश्रित प्रविधि का प्रयोग कार्यालयों में किया जाता है। संप्रति पल्लवन की उपयोगिता और महत्व असंदिग्ध है। पल्लवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला, विरोधी बिंदुओं का बहिष्कार। किसी विषय का पल्लवन करते समय किसी ऐसे बिंदु को ना चुना जाए जो मूल विषय का विरोध अथवा समानांतर चलने वाला हो। ऐसा करने से मूल कथ्य अर्थात वह विषय जो पल्लवन के लिए प्राप्त है गौण हो जाता है। दूसरा, विषय का स्पष्टीकरण करने वाले उदाहरणों का प्रयोग। मूल विषय का पल्लवन करते समय केवल वही उदाहरण चुनने चाहिए जो मूल विषय को स्पष्ट करने, समझाने तथा विभिन्न आयामों को प्रस्तुत करने वाले हों। तीसरा, समर्थन। पल्लवन के लिए दिए गए विषय का विस्तार करते समय कथ्य के विरोध में दिए जा सकने वाले तथ्यों का भी उल्लेखन किया जा सकता है, किंतु ऐसा करते समय उन तथ्यों का खंडन करने वाले तर्कों का समावेश भी करना चाहिए। विषय विरोधी विचारों एवं तथ्यों को काटते हुए अंततः उस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए जिससे दिए गए विषय का समर्थन किया जा सके। चौथा, संगठनात्मकता। संपूर्ण पल्लवन वाक्यों की व्यवस्थित कड़ी के रूप में उभरना चाहिए। अनुच्छेद के विभिन्न वाक्य इस प्रकार संगठित होना चाहिए कि किसी एक वाक्य को निकालने से पूरी रचना का ढांचा ही बिखर जाए। अतः प्रत्येक वाक्य की अर्थवत्ता होनी चाहिए और उसकी पूर्वापर वाक्यों से संगति होनी चाहिए। इस आंतरिक संगठन के फलस्वरूप ही रचना प्रभावी हो पाती है। पांचवा, संक्षिप्त आकार। पल्लवन मुख्यतः एक संक्षिप्त आकार की रचना है। यह प्रायः एक ही अनुच्छेद में निबद्ध होती है।
इसका आकार 150 से 500 शब्दों का होता है। यद्यपि पल्लवन के लिए दिए गए विषय पर निबंध भी लिखे जा सकते हैं, किंतु जब किसी विषय को केवल पल्लवित करने के लिए कहा गया हो तब उसे निबंध का आकार देना उचित नहीं है। पल्लवनकर्ता या कुशल विस्तारक के गुण। पल्लवन करने वालों में भी कुछ गुणों की अपेक्षा होती है, क्योंकि उसके बिना पल्लवन में सफलता नहीं मिल सकती। पल्लवनकर्ता या कुशल विस्तारक में जिन गुणों की आवश्यकता होती है वे इस प्रकार हैं। पहला, गहन अध्ययन। कुशल विस्तारक के लिए गहन अध्ययनशील होना आवश्यक है। साहित्य, कला, दर्शन, इतिहास, भूगोल और सामान्य वैज्ञानिक विषयों में उसकी रुचि होना आवश्यक है, ताकि साप्ताहिक, मासिक, पत्र पत्रिकाओं में उक्त विषय संबंधी लेख आदि पढ़ सकें। इससे उनके ज्ञान का संवर्धन होगा। दूसरा, सूक्ष्म निरीक्षण। कुशल विस्तारक सूक्ष्म दृष्टि का सूक्ष्म निरीक्षक होना चाहिए। इससे दिए गए वाक्य का मूल भाव वह तत्काल जान लेगा। विस्तारण में मूल भाव का ज्ञान ही मुख्य है। यदि उसके द्वारा मूल भाव जान लिया गया तो पल्लवन में देर नहीं लगेगी। तीसरा, तार्किकता। कुशल विस्तारक को तर्क प्रिय होना चाहिए। तर्क प्रिय का तात्पर्य तर्क करना या विवाद प्रिय होना नहीं है। तार्किकता से अभिप्राय है तर्क सम्मत विचार सारणी का पल्लवन। यदि किसी विस्तारक को अपने विचारों को तर्क सम्मत रखने का अभ्यास है तो वह मूल भाव के विस्तार को अपनी कसौटी पर कस लेगा। इस प्रकार असंबद्ध विचारों का सम्मिश्रण ना हो पाएगा। चौथा, तटस्थता। तटस्थता अर्थात निष्पक्षता भी कुशल विस्तारक का महत्वपूर्ण गुण है। दिए गए संदर्भ का तटस्थता भी उसके कार्य का क्षेत्र है। विस्तारक अपने मन से विषय के पक्ष अथवा विपक्ष में अपने भाव नहीं रख सकता। पांचवा, भाषाधिकार। कुशल विस्तारक का भाषा पर अधिकार होना चाहिए। जब तक वह भाषा का जानकार नहीं होगा पल्लवन की गुंजाइश नहीं निकलेगी। इसलिए भाषा को उसकी अनुवर्तनी होना आवश्यक है। भाषाधिकार होने पर ही अभिव्यंजना शैली में दक्षता आ सकती है। छठवां, मेधावी होना। मेधा का अर्थ है बुद्धि। बुद्धि प्रायः जन्मजात होती है, परंतु श्रम, अभ्यास, अध्ययन द्वारा उसे प्रखर बनाया जा सकता है। मेधावी व्यक्ति की कल्पना भी उच्च होती है। थोड़े को विस्तार में कहने में उसे कठिनाई नहीं होती है। अतः कुशल विस्तारक बनने के लिए अध्ययन मनन द्वारा अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना आवश्यक है। सातवां, अभ्यास, प्रैक्टिस। अभ्यास प्रत्येक वस्तु के लिए आवश्यक है। व्यक्ति चाहे अध्ययनशील हो, मेधावी हो, तार्किक हो, व्याख्या शक्ति से संपन्न हो, पर यदि उसे विस्तारण का अभ्यास नहीं हो तो उसके लिए पल्लवन का कार्य आसान नहीं होगा, और यदि अभ्यास होगा तो यह कार्य उसके लिए क्रीड़ा मात्र होगा। निष्कर्ष, उपर्युक्त बातें केवल मार्गदर्शन के लिए हैं। इन बातों को पढ़ने मात्र से उत्तम पल्लवन संभव नहीं है। लेखन कार्य श्रम साध्य है। अच्छा लेखक बनने के लिए कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। सतत परिश्रम करते रहने से ही सफलता अवश्यंभावी है। मार्गदर्शन के लिए भाव पल्लवन की अपनी अपनी शैलियां होती हैं। सिद्ध हस्त लेखक इन्हीं विषयों पर अन्य प्रकार से लिखता है। सतत और अनवरत अभ्यास के पश्चात ही वह सफल लेखक बन पाता है। इसी तरह हर पाठक की भी अपनी शैली होती है। भाव पल्लवन हेतु कुछ सूक्तियाँ और सूक्तियों से संबंधित सामग्रियों का चयन करके विस्तारण लेखन का अभ्यास किया जा सकता है। सभी सूक्तियों का श्रेणी विभाजन कर लेना चाहिए। इससे कम परिश्रम से अधिक लाभ होगा। उपसंहार। भाव पल्लवन में उपसंहार का विशेष महत्व है। उपसंहार में कसावट होनी चाहिए। यह बहुत ही संक्षिप्त होना चाहिए। अधिक से अधिक 5 से 7 पंक्तियों में उपसंहार दिया जाना चाहिए। प्रत्येक पंक्ति अपने आप में पूर्ण हो और पाठक के मन पर प्रभाव डाल सके। अंतिम पंक्ति लिखने में लेखक को अपनी पूरी शक्ति लगा देना चाहिए। इससे
लिखने वाले की लेखन सामर्थ्य का पता चलता है। इस संदर्भ में अच्छे लेखकों की रचनाओं का सूक्ष्म अध्ययन करने से बहुत सहायता मिलती है और मार्गदर्शन भी होता है। आप सुन रहे थे पल्लवन के तत्व, पल्लवन की उपयोगिता, महत्व और पल्लवनकर्ता के गुण। सुनने हेतु आपका शुक्रिया, धन्यवाद। प्रस्तुतकर्ता नैनपुर, मंडला, मध्य प्रदेश, भारत से प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार ठाकुर।